हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो यूनिट सेकंड है वो चल रही थी और अपन उसमें किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में अवधारणाएं है वो पढ़ रहे थे। तो आज अपने पॉलिटिकल साइंस में आज न्यू टॉपिक है राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कहीं ना कहीं और बच्चों को कोई ना कोई फायदा भी हो सके। शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इससे मैं आपको कोई भी डाउट होगा वो आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विकास क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या मेथड है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले परिभाषा क्या है, परिभाषा को जानना जरूरी है। परिभाषा से ही आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक विकास क्या होता है। तो देखिए, विकास किसी भी राष्ट्र राज्य, विकास किसी भी राष्ट्र राज्य के व्यवस्था का विकास करना। कोई भी राष्ट्र है, कोई भी राज्य है, यदि उसकी व्यवस्था का विकास कर रहे हैं तो वो विकास माना जाता है। यदि वो उसकी विकास कैसा है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य है और उस राज्य का व्यवस्था किस प्रकार बनी हुई है, वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अपन विकास कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आ जाता है, राजनीतिक विकास में आ जाता है। तो राज्य का जो व्यवस्था बनी हुई है उसका विकास करना, ये ध्यान रखना है आपको। लुसियन पाई है जो बहुत बड़े थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के, लुसियन पाई। उन्होंने क्या परिभाषा दी है राजनीतिक विकास के लिए। तो देखिए, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। एक बार फिर देखिए, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। राजनीतिक विकास को बहुत तरीके से समझाया गया है लुसियन पाई ने कि भाई राजनीतिक विकास है या संस्कृति है किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की, उसकी जो नई प्रतिमानों की तरफ, जो पुराने प्रतिमान है, जो पुराने तरीके हैं, उसको नए के रूप में ढालना। यदि इसको अपन नई नई चेंजिंग करते रहेंगे, नए नए क्षेत्र में विकास करते रहेंगे, उसको नए नए चेंजिंग लाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर राजनीतिक विकास होगा। किसी भी राज्य में आप कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप यदि नए चेंज ला रहे हैं, उसकी परंपराओं में, उसकी पुरानी प्रणालियों में नई प्रणाली ला रहे हैं, न्यू चेंज ला रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विकास कहलाता है। ये लुसियन पाई ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए पुराने जितने भी प्रतिमान है, उन प्रतिमानों में नई मांगों के अनुकूल क्या मांग है, उस मांग के अनुकूल अपन कोई भी चेंज करते हैं और उसमें सामंजस्य बिठाना, उसमें क्या बनाना, सामंजस्य। और सामंजस्य बिठाते हैं, संबंध बिठाते हैं, तभी वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हो जाता है। तो ये है, एक दुकान है और दुकान एक बाजार में लगी हुई है और उस मार्केट में एक दुकान लगी हुई है। यदि वो दुकानदार वो मार्केट के अनुकूल, जो मार्केट में जरूरत है, जो मांग है, उस मांग के अनुकूल यदि चेंज नहीं करेगा दुकान में कि भाई मार्केट में ये चीज, प्रोडक्ट बहुत जरूरी है और इस प्रोडक्ट को आप नहीं लाओगे, उस दुकान में चेंज नहीं लाओगे,
तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, फिर आपकी दुकान का विकास नहीं हो पाएगा। तो यही है, राज्य में नए जो मांग है और नई मांग के अनुकूल आप चेंज कर रहे हो, तभी आपका पॉलिटिकल क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ध्यान रखना। अब इसके समर्थक क्या है, समर्थक आपको ध्यान रखने हैं। समर्थक है कोलमैन, लुसियन पाई, माइरन विल्नर और रिंग्स। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के समर्थक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये आपको समझने हैं। अब देखिए राजनीतिक विकास का लुसियन पाई का विश्लेषण। लुसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट का किस प्रकार एनालाइज किया है, क्या किस प्रकार विश्लेषण किया है, किस प्रकार एक्सप्लेन किया है, वो समझते हैं। तो देखिए 1963 में अपना ग्रंथ है, लुसियन पाई का एक ग्रंथ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुसियन पाई का ग्रंथ का नाम क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने इस ग्रंथ में जो अपने विचार है राजनीतिक विकास के, वो इस विचार में लिखा है। तो देखिए क्या है, पहला जो विचार लिखा है इन्होंने, औद्योगिक समाजों के लिए राजनीतिक विकास। औद्योगिक समाज है और औद्योगिक में किसी भी राज्य का औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है और उसमें आप चेंजिंग नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर राज्य को नुकसान होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक समाज के रूप में आप उस राज्य में कहीं ना कहीं विकास करते रहे, न्यू न्यू चेंज लाते रहे उसके अनुकूल। ये लुसियन पाई ने कहा है, तब जाके उस राज्य का विकास होगा, ये ध्यान रखना। सेकंड है लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। यदि आप उस राज्य में लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं, लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र का विकास करना है, तो आप उसी तरीके से जो लोकतंत्र को चला रहे हैं उस तरीके से आपको विकास करना पड़ेगा। लोकतंत्र का विकास होगा तभी इस राज्य का विकास भी हो सकता है। आप यदि इस लोकतंत्र को सही तरीके से नहीं चला पाओगे, जनता की सहभागिता के रूप में चलाओगे नहीं, जनता के मांगों का निकल लोकतंत्र को नहीं चलाओगे, तो कहीं ना कहीं उस राज्य का पतन हो सकता है। फिर विकास नहीं होगा, फिर पतन होगा। तो आपको राजनीतिक विकास करना है तो लोकतंत्र के अनुरूप ही आपको राजनीतिक विकास करना पड़ेगा। तीसरा है राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में। उस राष्ट्रीय राज्य का व्यवहार है, उस व्यवहार के रूप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना, किस प्रकार उसका व्यवहार है, और राष्ट्र राज्य को व्यवहार है, उस व्यवहार से तरीके से वो कहीं ना कहीं विकास कर रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में हो और विकास कर रहा है, उसके क्षेत्र के रूप में आपको विकास करना पड़ेगा। अगला है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। अब देखिए राज्य है वो आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, यदि वो आधुनिक तौर के रूप में विकास नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं राज्य का पतन होगा। ट्रेडिशनल में है, परंपरागत चीज है, और जो पुरानी परंपराओं से राज्य चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप आधुनिकता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पतन हो सकता है। तो आप आधुनिकीकरण को भी देखना जरूरी है। आधुनिक मांग क्या है राष्ट्र राज्य में, वहां पर व्यक्तियों के या किसी भी जनता के आधुनिक तौर में क्या मांग है, उस मांग के रूप में आपको विकास करना पड़ेगा, तब जाके एक राज्य का कहीं ना कहीं विकास हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में, कि भाई प्रशासन को किस प्रकार चलाना है, प्रशासन को किस प्रकार बढ़ाना है, प्रशासन किस क्षेत्र में काम करेगा, उसका विकास करना। और वैज्ञानिक के तौर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, विज्ञान का किस प्रकार प्रयोग होगा, तब जाके उस देश का विकास हो सकता है। विज्ञान को महत्व देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप बस दर्शन पर पड़े रहे, कल्पनाओं में जिए, ऐसा नहीं है। विज्ञान जो कह रहा है उस वैज्ञानिक तरीके से आप उस देश का, उस राज्य का विकास करना पड़ेगा, तभी राजनीतिक विकास हो सकता है। ये लुसियन पाई ने अपने ग्रंथ में इनका वर्णन किया है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए लुसियन पाई के राजनीतिक विकास के लक्षण ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लुसियन पाई ने अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या लक्षण बताए हैं। सबसे पहले समानता।
पॉलिटिकल विकास करना है, राजनीतिक विकास करना है, तो राजनीतिक विकास करना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको समानता लानी पड़ेगी। हर क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक विकास में हो, यदि उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है तो आपको कहीं ना कहीं समानता को बढ़ाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को समानता के दायरे में लाना पड़ेगा, चाहे वो अवसर की समानता हो या किसी भी क्षेत्र में समानता हो, उनको समानता के रूप में आगे लाना पड़ेगा। और समानता होगी तभी आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। एक देश में लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, और एक समानता के रूप में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप हाल ही में पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र जैसा काम होता नहीं है। एक चुनाव हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी हाल ही चुनाव हुए, आप देख सकते हैं कि वहां पर चुनाव हुए, जो वास्तविकता की थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जहां पर चुनाव हुए और चुनाव हुए, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, रात रात धांधली करवा दी, 1 घंटे चुनाव रुकवाए और 1 घंटे में धांधली भी होगी वहां पर, और जिस व्यक्ति को जितना था वो हार गया। ये हाल ही में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। अभी 2 महीने में ही, ये 1.5 महीने पहले, 2 महीने में ही आसपास में ये देखने को मिला है। तो ये क्या है, वहां पर लोकतंत्र से नहीं चला पा रहे हैं, समानता नहीं है, और समानता नहीं है तो फिर आप अपने राज्य में विकास नहीं देख सकते, फिर वहां पर राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है, समानता। सेकेंड है समता। हर व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी भी क्षेत्र में कार्य मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को क्षमता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में उसका योगदान मिलना चाहिए। तो समता भी बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? विभेदीकरण का मतलब होता है कि एक राज्य है और उस राज्य में अलग अलग लोगों के पास शक्तियां हैं, अलग अलग अंग है। कार्यपालिका हो सकती है, व्यवस्थापिका हो सकती है, न्यायपालिका हो सकती है, प्रशासन हो सकता है। सब अलग अलग अंग है, अलग अलग लोग है, अलग अलग क्षेत्र है, और सभी को अपने स्तर पर शक्तियां देना, अपने स्तर पर कार्य करना। यदि वो सही तरीके से अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो वो है विभेदीकरण। क्या है? विभेदीकरण। तो ये लुसियन पाइन ने अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये 3 लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं। लुसियन पाइन की तरफ में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे तो 3 लक्षण है, समानता, समता और विभेदीकरण। लुसियन पाइन के अनुसार आपको पूछे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं, जो मैंने आपको 5 पॉइंट के रूप में आपको समझाया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पूछे तो आप परिभाषा देकर आप समझा सकते हैं। इस तरीके से राजनीतिक विकास पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। बस आपको कोई भी टॉपिक होता है उसकी समझ विकसित करनी है। आप रटो मत, समझ विकसित करो। और करंट जितने भी आसपास में है, न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, वो आप देखिए। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस यदि आपको अच्छी करनी है, पकड़ बढ़ानी है इसमें सब्जेक्ट में, तो आप न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल बार बार देखिए। आपके आसपास की जो समसामयिक घटना है, करंट घटना है, जो पॉलिटिकल साइंस में है, काम की है, वो उससे रिलेटेड आप उसको पढ़िए और समझिए। आपको इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये करंट से संबंध रखती है, करंट की घटनाओं से संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक हो समझ विकसित करो, समझो, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अब देखिए आगे क्लास में आमेड और पॉवेल की राजनीतिक विकास की विशेषताएं, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे हैं कि भाई राजनीतिक विकास को ऐसी क्या विशेषता बताई है आमेड और पॉवेल ने, और आमेड पॉवेल का बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक विकास में, और इनकी क्या विशेषता है, आइए पढ़ते हैं। पहली विशेषता है भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका विभिन्नीकरण क्या होता है?
कि भाई जितने भी अलग अलग शक्तियों का अलग अलग भागों में बंटवारा किया गया है, पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका तो कार्यपालिका के पास में शक्ति है, न्यायपालिका अपना काम करती है, व्यवस्थापिका अपना काम करती है। तो ये विभिन्नीकरण पाया गया है, अलग अलग शक्ति को बांटा गया है, किसी एक की आत्मशक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। तो ये है विभिन्नीकरण। इसमें संरचनाओं का विभिन्नीकरण हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, भूमिका विभिन्नीकरण में ये आ सकता है। दूसरी बताइए उपव्यवस्था स्वायत्ता, कि भाई अब शक्तियां नहीं गई है लेकिन सभी को स्वायत्ता है। कार्यपालिका अपने हिसाब से काम करती है, न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है, व्यवस्थापिका अपने हिसाब से काम करती है। ये स्वायत्ता है, छूट दी गई है इनको और अपने हिसाब से ये काम करे। तो ये है उपव्यवस्था का स्वायत्ता, ध्यान रखना। और तीसरा है लोकीकरण, कि भाई लोकीकरण के रूप में किस प्रकार ये संस्कृति को काम करेंगे। लोकीकरण का मतलब संस्कृति क्या होता है कि इनका प्रमुख योगदान संस्कृति को लेकर होगा, कि भाई किस संस्कृति को पर किस प्रकार विकास किया जाए, संस्कृति को किस प्रकार वहां पर बनाए रखें। तो ये आमिर पोवेल ने बताया है कि भाई लोकीकरण होगा तो वहां पर संस्कृति का विकास ज्यादा होगा, और संस्कृति को किस प्रकार एक राज्य में इसको वहां पर विकसित के रूप में आगे ले जाए। तो ये है आमिर पोवेल की विशेषताएं, भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्ता और लोकीकरण, जिसको संस्कृति की बात करता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आमिर पोवेल की राजनीतिक विकास की अवस्था है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है अवस्था है। एग्जाम में पूछते हैं कि आमिर पोवेल की राजनीतिक विकास की अवस्था कौन सी है। तो देखिए पहले जो अवस्था बताई है आमिर पोवेल ने, वो राज्य निर्माण का स्तर, कि भाई राज्य का निर्माण हो, और जब राज्य का निर्माण होगा तभी जाके कहीं ना कहीं वहां पर विकास हो सकता है। एक राज्य नहीं है तो फिर विकास कैसे होगा, किसका विकास करेंगे वो। तो एक राज्य रूपी साध्य होगा, और साध्य का अपन विकास करते हैं वो है राज्य निर्माण का स्तर। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का। अब अपने राज्य बना दिया, अब राज्य बनाए हैं तो अब आपको राष्ट्र का विकास करना है, उस राज्य का एक राष्ट्र के रूप में विकास करना। आप अपने अंदर एक राष्ट्र का विकास करने की भावना नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां पर विकास की संभावना कम होती है। तो पहला है राज्य निर्माण, सेकंड है राष्ट्र का निर्माण करना, तीसरा है सहभागिता का स्तर। अब राष्ट्र का निर्माण किया आपने तो सहभागिता होनी चाहिए, जनता की सहभागिता नहीं है राष्ट्र में, वो भाग नहीं ले रहे हैं किसी भी कार्य में, राजनीतिक विकास में भाग नहीं ले रहे हैं, राज्य का विकास किस प्रकार करे भाग नहीं ले रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में उनका योगदान नहीं है, सहभागी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर विकास संभावना कम होती है। तो वहां पर जितनी भी जनता है उनका सहभागिता भी बहुत जरूरी है। तीसरा है वितरण का स्तर। अब सभी को वितरण में बांटना है, किसके पास में क्या पावर होगा, किसके पास में क्या होगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, ये वितरण होगा। और जब वितरण होगा तभी जाकर कहीं ना कहीं वहां पर विकास की संभावना बढ़ेगी। किसी एक के हाथ में सत्ता लेकर काम करने से कहीं ना कहीं वहां विकास होता नहीं है। आप अलग अलग क्षेत्रों में आप अपनी शक्तियों को बांटोगे, वितरण करोगे, तो वहां पर राजनीतिक विकास का संभावना ज्यादा होगा, विकास का, ध्यान रखना। तो ये आमिर पोवेल ने अवस्थाएं बताई। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास के साधन कौन से हैं, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई राजनीतिक विकास के कौन से साधन है, उन साधनों का इस्तेमाल करके अपन विकास जल्दी कर सकते हैं। तो पहला है क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। यदि उस राज्य का नेता क्रांतिकारी नहीं है, इफेक्ट वाला नहीं है, प्रभाव डालता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह विकास क्या होता है बहुत कम हो जाता है। तो क्रांतिकारी नेता होना चाहिए जो परिवर्तन पर ज्यादा बल दे सकता है, जो जल्दी चेंजिंग ला सकता है, वो एक्टिव हो सकता है, उसमें कुछ ऐसी भावना होती है जो कहीं ना कहीं काम कर सके, तो वहां पर विकास की संभावना ज्यादा होती है। क्रांतिकारी का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी का वो एक आता है क्रांतिकारी का दिमाग में, आपको भी दिमाग में आता है क्रांतिकारी मतलब
आक्रामक, सबको डराएगा नहीं। क्रांतिकारी का मतलब यहाँ पे होता है कि भाई इफेक्ट डालने वाला, प्रभाव डालने वाला, लोगों में उनकी क्या इफेक्ट है और लोग उनसे क्या प्रेरित होते थे। अपना नेता कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी के प्रभुत्व वाला है, इफेक्ट वाला है, प्रभाव डाल रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं विकास की संभावना ज्यादा बनती है। सेकंड है राजनीतिक दल। जितने भी दल है राजनीतिक, वो अपने स्वार्थ को छोड़कर देश के विकास को देखकर काम करेंगे, अपना योगदान देंगे और राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर राजनीतिक विकास ज्यादा जल्दी हो सकता है। जितने भी दल होते हैं, देखो राष्ट्रीय स्तर पर दल है, राज्य स्तर पर दल है, क्षेत्रीय स्तर पर दल है। ये दल यदि अपने स्वार्थ को छोड़कर कहीं काम करे, भाई देखो राजनीतिक दल को काम तो करना पड़ेगा, अपना खुद का फायदा भी तो देखते ही है ये कि भाई मैं हमारी पार्टी है वो आगे बढ़े, वो तो चलो कोई बात नहीं भाई, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है, लेकिन देश का नुकसान ना हो, जो अपना देश का लोकतंत्र उसका नुकसान ना हो, देश का संविधान है उसका नुकसान ना हो, ऐसी भावना से आप काम करें तो वह राजनीतिक विकास जल्दी हो सकता है। तीसरा है सेना। यहाँ की सेना है, वो सेना भी अपने स्तर पर काम करे तो वहां पर विकास जल्दी हो सकता है। सेना को यदि आपने राजनीति के साथ संबंध कर दिया तो वहां पर अवरुद्ध हो जाएगा। सेना एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है, सेना अपने स्तर पर काम करेगी, राजनीति अपने स्तर पर काम करेगी, तभी जाकर राजनीतिक विकास होगा। तीसरा है आधुनिक नौकरशाही का विकास। जितने भी आधुनिक नौकरशाही है, और नौकरशाही का बहुत बड़ा योगदान है राज्य स्तर पर विकास करने के लिए। तो जितने भी नौकरशाही है वो अपने स्तर पर काम करे और वो आधुनिक तौर पर काम करे, परिवर्तन लाए, चेंजिंग लाए। परंपराओं को चला रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर चेंजिंग लाए, आधुनिक स्तर पर कैसे काम किया जाए उनको मॉडिफाई करते हुए वो विकास करे, तब जाके राजनीतिक विकास जल्दी होगा। और राष्ट्र भावना का विकास, आप कोई भी विकास करें, आपके अंदर विकास करने की क्षमता है किसी भी क्षेत्र में, सबसे ऊपर आपका राष्ट्र विकास होना जरूरी है। यदि उस अपने राष्ट्र का विकास नहीं है देखते आप, तो फिर आप किसी का विकास देखना मतलब नहीं है। तो सबसे ऊपर आपका राष्ट्र, जो आपकी राष्ट्र की भक्ति है वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र भक्ति आप करोगे तभी जाके आप कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना का विकास होगा, और जब आपके अंदर राष्ट्र भावना का विकास होगा, राष्ट्र की भावना होगी, तभी आप राजनीतिक विकास भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। बहुत कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी टॉपिक है, समझना है। कहीं ना कहीं आपको कोई लग रहा डाउट तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास के विभिन्न मॉडल। राजनीतिक विकास के विभिन्न मॉडल कौन से हैं? तो देखिए, पहला मॉडल है परंपरागत चरण। परंपरागत चरण का मतलब वही जो गांवों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ कृषि करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो या कृषि कर रहे हैं, जो पुरानी परंपराओं से काम चला रहे हैं, उस क्षेत्र में अपने विकास कर रहे हैं, उस मॉडल से विकास कर रहे हैं, वो है परंपरागत चरण। जहां पर कृषि पर ध्यान दे रहा है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र पर विकास किया जा रहा है, वो है परंपरागत चरण। ये ध्यान रखना। तीसरा, अगला सेकंड मॉडल है वो है संक्रमणकालीन चरण। कि आपको यदि विकास करना है तो संक्रमणकालीन जो मॉडल है उस विकास को आपको देखना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब आपने कुछ परंपराओं को लिया है, कुछ उद्योग को लिया है, और कृषि प्लस उद्योग। जब आपने कृषि और उद्योग लिया है, और जब कृषि और उद्योग लिया है तो वो मिश्रित हो जाता है। क्या होता है? मिश्रित। और जब आप मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, मिश्रित विकास की ओर बढ़ते हैं, कृषि प्लस उद्योग, तब तो कहीं ना कहीं वहां पर राजनीतिक विकास संभावना होती है। अपने देश में क्या है? अपने देश में निजीवाद भी है और क्या है? सार्वजनिक भी है, यानी पूंजीवाद भी है और क्या है? साम्यवादी भी है। तो आपने मिश्रित अपनाया है। अब जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर निजीकरण भी है और कहीं ना कहीं वहां पर क्या है? सार्वजनिक भी है, पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं, तो वहां पर आपकी संक्रमणकालीन चरण के रूप में आप विकास जल्दी करेंगे। और तीसरा है आधुनिक चरण। आधुनिक चरण का मतलब विकसित। आपका जो भी
विकास करने का होगा वो विकसित के रूप में होगा कि आप किस प्रकार विकसित हुए। विकसित का मतलब होता है जो विकसित यानी उसने विकास कर लिया है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं विकास करने का एक विकसित मॉडल होगा कि हम विकास कर चुके होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो आधुनिक तौर पर होगा। आपको आधुनिक विधियों को अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक विधि को अपनाना पड़ेगा, तो जाके आप विकसित क्षेत्रों में आएंगे। ये है विकास का तीसरा मॉडल। तो इस प्रकार राजनीतिक विकास को यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस के अच्छे टॉपिक है, आप समझो। नहीं समझ में आ रहा है इसको, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सबको थोड़ा ऐसे ही लगती है कि यार कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा, कम समझ में आ रहा, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो आप उस क्लास को 2-3 बार देखिए। जब आप 2-3 बार देखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी समझ है वो विकसित होगी आपकी। और एक बार आप उस टॉपिक की समझ विकसित हो गई आपके अंदर, तो आप पॉलिटिकल साइंस आपके लिए मुट्ठी में होगी। आप पॉलिटिकल साइंस को इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप उसको बोलोगे बार बार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता रहूं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप समझे और अच्छी तरह आप बहुत तरीके से तैयारी करें, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और दूसरी बात है, पढ़ाई से अपन अलावा बात करें तो मैं आप सभी को आज शहीद दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भारत के ऐसे देशभक्त, बहुत बड़े क्रांतिकारी, जो देश को अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने स्वार्थ को छोड़कर सब कुछ देश के लिए अर्पण कर दिया। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा देश के लिए विचार किया और शहीद हुए इस भारत, इस मातृभूमि के लिए। आप सभी एक बार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु तीनों के नाम के आप कमेंट बॉक्स में जरूर उनके लिए आप 2 शब्द लिखे। उनको सम्मान के तौर पर, एक देशभक्त के नाम पर आप उनके एक नमन, सत सत नमन है या ओम शांति के रूप में आप कमेंट बॉक्स में लिखे, जिससे ताकि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिले, एक अंदर से अच्छी एनर्जी मिले कि ऐसे सपूत अपने देश में काम आए हैं। जब देश को जरूरत थी, ऐसे लोग, ऐसे क्या कहा, बहुत मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, बहुत बड़े महान कह सकते हैं अपन देशभक्त थे अपने भारत के लिए, और जो सब कुछ निछावर कर दिया। और आज वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो भगत सिंह बहुत कम पढ़ रहे हैं। आज देश को संकट आ जावे तो कितने भगत सिंह बाहर निकलते हैं, ये बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि देशभक्ति धीरे धीरे करने की खत्म हो रही है। तो सभी के अंदर देशभक्ति आनी जरूरी है। जो देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपने अंदर एक भक्ति होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपन भी कहीं ना कहीं अपने खुद को भी कहीं ना कहीं भगत सिंह बनने की जरूरत पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथी। थैंक यू।